हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? हाँ, इट्स अ लॉन्ग टाइम, आई नो। काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट अ वीक। कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, गैस पे मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। कोई बात नहीं है, ये कुछ चलता ही रहता है बेटा, जीवन है, ऐसी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। तो कोई नहीं। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। फिर से मैं बोलता हूँ, मैं सौरभ आप सबका इस लाइव क्लास में स्वागत करता हूँ। आपके फिजिक्स का सर हूं मैं। ठीक। तो याद है कुछ आप लोगों को कि लास्ट क्लास में फिजिक्स में हमने किया क्या था, पढ़ा क्या था? ऐसा कुछ याद है आप लोगों को? याद नहीं है? आई होप कुछ काइनेमेटिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। काइनेमेटिक्स स्पेशली उन टर्म्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था जो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो चलो, उसको फर्दर हम लोग और आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, उसको और आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, क्वेश्चंस की वेराइटीज क्या क्या है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करके मैं एक सिंपल से एग्जांपल से सब कुछ स्टार्ट करता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, काफी ऊंचा, लाइक बुर्ज खलीफा, इतना ऊंचा बिल्डिंग है। ठीक। अब उसके आप टॉप मोस्ट फ्लोर पे बैठे हुए हो, और टॉप मोस्ट फ्लोर पे बैठ के हर एक सेकंड में एक एक बॉल को रिलीज करते हो। याद रखना, टर्म्स को समझना। मैंने क्या बोला कि इन एवरी 1 सेकंड वी रिलीज अ बॉल। रिलीज मतलब रेस्ट से छोड़ना। ठीक, मतलब हमने यहाँ बॉल पकड़ा, इसे छोड़ दिया, अगले 1 सेकंड बाद दूसरा बॉल छोड़ दिया, अगले 1 सेकंड बाद तीसरा बॉल छोड़ दिया, और इस तरीके से हम कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो है हम लोग बॉल को छोड़े जा रहे हैं। क्लियर? तो आपसे पूछा गया कि जिस समय सिक्स बॉल हम छोड़ने जा रहे हैं, उस समय बाकी जो 5 बॉल है उसकी पोजीशन हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, मतलब उसकी डिस्टेंस, वो कितने दूर पे, हमसे कितने दूर पे है वो 5 बॉल। इन सब के बारे में हमें डिस्कशन करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है यहाँ पे? और क्या बताना है कि उस हर एक बॉल की वेलोसिटी क्या है। समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जो है अभी हमें करना है। क्लियर? तो चलो एक काम करते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन यहाँ पे हो रहा हो बेटा, ठीक, चलो मैं कोई भी एक बॉल ले लेता हूँ। हमें क्वेश्चन क्या करना है, याद रखना हमेशा, सिक्स्थ बॉल जिस समय रिलीज की गई है, बाकी फिफ्थ बॉल की पोजीशन क्या है और उनकी वेलोसिटीज क्या है, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक, ओवरऑल इन अ सिस्टम ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा है, एयर फ्री स्पेस है। ठीक, इसलिए किसी भी एयर रेजिस्टेंस को आपको कंसिडर नहीं करना है। ये सारे आइडियल कंडीशन है हमारे पास। ठीक, इन सारे कंडीशंस को हम फुलफिल करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलो कोई भी एक बॉल के लिए बात, कोई भी एक बॉल उठा लो। मान लो कि वो बॉल जब यहाँ पे होगा, याद करो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये सब किया हुआ है कि कोई भी बॉल मान लो कि यहाँ पे होगा। क्लियर? उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो उसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा होगा? एक अकेला अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर रही होगी, विद फोर्स mg। और अगर इसका मास m है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? याद है आप लोगों को? फोर्स के बाद एक भाई मास कर लेंगे तो ये कैंसिल होकर g हो गया। और आपको ये भी पता होगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा बेटा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा उसी तरफ होता है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो। इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन चाहे कोई भी बॉल हो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी। तो याद करो पिछली क्लास में जब हम काइनेमेटिक्स कर रहे थे, तो काइनेमेटिक्स में मैंने आपको एक बात कही थी कि हमेशा उस बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती जो कि लॉन्चिंग पॉइंट को ओरिजिन मान लेता है, और जिस डायरेक्शन में बॉडी जाना चाहती है या जा रही है उस डायरेक्शन को वो पॉजिटिव मान लेता है। और अगर ऐसा उसने कर लिया है तो फिर उसको क्वेश्चन में प्रॉपर साइन कन्वेंशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। क्लियर है बेटा? तो हम बिल्कुल उसी काम को करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है। ठीक, सिक्स बॉल यहां से छोटा है। अब एक एक चीज करके देखो, मान लो कि जब दूसरा बॉल, सेकंड बॉल यहां से छोटा होगा तो पहला कहीं यहाँ पे होगा। समझ में? हल क्लियर है बेटा? जब यहाँ से थर्ड बॉल छोड़ रहे होंगे तो दूसरा यहाँ पे होगा, पहला कहीं यहाँ पे होगा। समझ में आ गया? जब फोर्थ रिलीज कर रहे होंगे तो थर्ड यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे होगा, पहला कहीं यहाँ पे होगा। जब फिफ्थ रिलीज कर रहे होंगे तो फोर्थ यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ, सेकंड यहाँ, फर्स्ट कहीं यहाँ पे होगा। क्लियर है? और जब लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि जिस समय आप सिक्स रिलीज कर रहे हो तो सिक्स रिलीज करोगे तो यहाँ कौन होगा? फिफ्थ। यहाँ कौन होगा? फोर्थ। यहाँ कौन होगा? थर्ड बॉल। यहाँ कौन होगा? सेकंड बॉल। और यहाँ कौन होगा? कुछ फर्स्ट बॉल। समझ में आ गया? क्लियर?
और आपको ये भी पता है कि हर बॉल को छोड़ने में टाइम का कितना गैप लगा है, दैट इज 1 सेकंड। समझ में आ गया? तो सोचो कि फिफ्थ बॉल को यहाँ से चलकर यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा, 1 सेकंड। तो इसको यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 1 सेकंड। अच्छा, फोर्थ बॉल को यहाँ से चलकर यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा, बोलो बोलो, 2 सेकंड। सिंपल सी बात है, ये 2 सेकंड, इसको 3 सेकंड, इसको 4 सेकंड और इसको 5 सेकंड। समझ में आ गया? क्लियर? इतनी चीजें हमें पहले से पता है। क्लियर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी को आप क्या करोगे, 10 कंसिडर कर लोगे, 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? आप इसको 10 कंसिडर कर लोगे। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो आ नहीं रही। ठीक, अब किसी भी एक बॉल के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ, मुझे क्या निकालना है, पोजीशन। समझ में आ गया? मैं देखो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते, देखो ये ओरिजिन है, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लिया। एक्स और वाई एक्सिस तो हमारी चॉइस है, हम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि एक्स इधर ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, एक्स आप जहां चाहे उधर मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इस डायरेक्शन को एक्स मान लिया, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी बताओ तो बेटा। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम x5 मान लेते हैं, तो x5 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका x4 कॉमा 0, x3 कॉमा 0, x2 कॉमा 0 एंड x1 कॉमा 0। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, देखो ये फर्स्ट बॉल है कि यहाँ 5 लिखना अच्छा नहीं लग रहा, कि इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, ताकि कंफ्यूजन आपका होगा ही नहीं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और फिफ्थ यहाँ पे है तो ये x5 है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ताकि दिमाग में रहेगा कि x5 किसकी पोजीशन है, पांचवें बॉल की। ठीक, x4 किसकी पोजीशन है, छठे बॉल की, सॉरी फोर्थ बॉल की। कहां से, लॉन्चिंग पॉइंट से। यहीं से तो सारी डिस्टेंस हमसे पूछी गई थी। तो x5 का मतलब क्या है, ये वाले डिस्टेंस। x3 का मतलब क्या है, ये पूरी डिस्टेंस। x2 का मतलब ये पूरा डिस्टेंस। x1 का मतलब ये पूरा डिस्टेंस यहाँ पे। समझ में आ गया? ये अपने को कैलकुलेट करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब आगे चलते हैं। ठीक, अब फॉर एनी बॉल, किसी भी बॉल के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। किसी भी बॉल के लिए अगर आप इक्वेशन लिखने जाओगे तो पहले ये ध्यान में रखो कि आखिर हमारे पास नोन क्वांटिटीज क्या क्या है, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल हथियार है। तो हमारे पास अवेलेबल हथियार क्या है, टाइम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब कुछ हमें पता है। क्लियर? और ये भी पता है कि हर एक बॉल को यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया गया है, ये भी पता है। मतलब हर एक बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ये बात तो क्लियर है बिल्कुल हमारी। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्लियर? तो फॉर एनी बॉल अगर हमें पोजीशन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एनी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए की स्क्वायर, और एस यहाँ पे एक्स है। ठीक, एक्स किसी भी बॉल के लिए जिसके लिए निकालना होगा वो बाद में हम प्लेस कर लेंगे। So x is the position of any ball from the launching point equal to initial velocity into time plus half acceleration time square, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? और हर एक बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, 0। क्लियर? अच्छा, एक्सीलरेशन के कुछ जिधर पॉजिटिव माना है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो हम इसको प्लस जी के साथ लिखेंगे इनटू की स्क्वायर। जी को 10 कंसिडर कर लो तो एक्स कितना आ गया, 5 की स्क्वायर। समझ में आ गया? So this one is the position as a function of time। अगर आपको टाइम मालूम है हर बच्चे का, ठीक है ना, सॉरी हर बच्चा मैं बोल रहा हूँ, हर बॉल का अगर आपको टाइम पता है तो आप क्या करोगे, उस टाइम की वैल्यू को यहाँ प्लेस करोगे और उसके प्लेसमेंट के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल एक्चुअली है कहाँ पे। ठीक, तो हमें जैसे फर्स्ट बॉल का निकालना है तो पहले बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 5 सेकेंड। तो प्लेस करो 5 इंटू 5 स्क्वायर, कितना आ गया ये, 125 मीटर। क्लियर? x2 दूसरे बॉल का, तो उसको पहुंचने में 4 सेकंड लगा है, तो ये कितना आ गया, देखो 16 इंटू 5, 80 मीटर। क्लियर? x3 ये कितना आ गया, 5 इंटू 3 स्क्वायर, ये कितना आ गया, 45 मीटर। x4 ये कितना आ गया, 5 इंटू 2 स्क्वायर, क्या कीजिए, और 420 मीटर। क्लियर? अच्छा x5 देखो, ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू टाइम लगा है 1 स्क्वायर, क्या कीजिए, और 5 मीटर। हर एक पार्टिकल का पोजीशन अब हमारे सामने आ गया है। क्या बात क्लियर है आपको? क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, एक बार जल्दी से इतना सा नोट कर लो ताकि हम आगे चले।
हो गया बच्चों, लिख लिया सबने? चल, अब इतनी बात तो हमें पता चल गई। अब मैं इन सारी चीजों को, अच्छा एक काम करते हैं, इनकी वेलोसिटी पे निकाल लेते हैं। ठीक, वेलोसिटी को अपने से पूछी गई थी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इन सबके सामने पोजीशन लिख रहा हूँ। देखो ये पोजीशन कहाँ पे है, ये देखो, ये सारी जो पोजीशंस हैं यहाँ मैं लोकेट कर रहा हूँ। 6th बॉल यहाँ से रिलीज हुआ है। तो अब देखो तो इनकी पोजीशंस क्या है, ये देखो तो ये कहाँ पे है, 125 मीटर पे है, ये देखो 80 मीटर पे है, ये देखो 45 मीटर पे है, और देखो अगला कौन सा है, 20 मीटर पे है, और ये कौन सा है, 5 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप ये है, यहाँ से यहाँ तक का गैप 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का गैप 45, यहाँ से यहाँ तक 80, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 125। ये सब कुछ हमें पहले से पता है। ठीक है, तो मैं इस चीज को हटा रहा हूं अब यहाँ से। अब देखो, अब जैसे मान लो कि अगर वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सोचो जरा। वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबको पता है, ये है ना क्लियर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए हम इन सारे इक्वेशंस को यूज कर रहे हैं। तो v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल सबकी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है, g को 10 मान रहे हम लोग। ठीक, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो ये होगा। ठीक, तो पहले पार्टिकल को पहुंचने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड, तो दैट इज 5, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, दूसरे पार्टिकल का उसको कितना टाइम लगा, 4, दैट इज योर 40 मीटर पर सेकेंड। v3 इज इक्वल टू 10 इंटू 3, दैट इज योर 30 मीटर पर सेकेंड। v4 10 इंटू 2, 20 मीटर पर सेकेंड। और v5, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फिफ्थ पार्टिकल, दैट इज 10 इंटू 1, 10 मीटर पर सेकेंड। और 6 बॉल को अभी जस्ट रेस्ट से रिलीज हुआ है यहाँ से, समझ में आ गया। मतलब हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी हमें पता है। क्लियर, देख रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो ये 10 से इंक्रीज हो रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड, इसका कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, इसका कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो देख लो, एक चीज ध्यान से देखो, यहां से यहां आने में वेलोसिटी देखो 0 से इंक्रीज होकर कितना हो गया है, 10। यहां से यहां जाने में देखो फर्दर इंक्रीज हो गया है 10, और 10 10 10, ये 10 इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो एक्सेलरेशन कितना था, जी इतने से इंक्रीज हुआ है। तो एक्सेलरेशन इसी को बोलते हैं ना बेटा, कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से इंक्रीज हो रही है। क्लियर है यहाँ पे। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हर सेकंड में वेलोसिटी उतने से इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ 20, 30, 40, 50 एंड और सो ऑन 60, 70, ऐसे चल क्या जाता है जितना अगर नीचे की तरफ जा रहे होते। समझ में आ गई बात, क्लियर है नहीं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन का सेंस समझ में आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी। मतलब हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो इंक्रीमेंट कांस्टेंट होगा। समझ में आ गई बात। एक्सेलरेशन होने का सेंस ही यही होता है कि वेलोसिटी का इंक्रीज होना। अब रेट इंक्रीज हो डिक्रीज हो ये मैटर नहीं करता। ठीक, अगर आपसे कोई सिंपली एक सवाल पूछे कि एक्सेलरेशन क्या है, ठीक, तो सीधा आप बोलो रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी। समझ में आ गया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो जो इंक्रीज है हर एक सेकंड में जो इंक्रीमेंट है वो कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखो 10 का, तो हर में 10 होगा। मान लो कि 10 से घट के 5 हो जाता है तो यहाँ पे वेलोसिटी 10 होती, तो अगला 5 से इंक्रीज होता है, यहाँ क्या होता, 15। ठीक, अगर मान लो कि इसके बाद एक्सेलरेशन 20 हो जाता है तो यहाँ पे 15 से 20 और ऐड करके कितना हो जाता, 35। समझ में आ रहा है। तो चाहे एक्सेलरेशन बढ़े घटे या कांस्टेंट है, वेलोसिटी को तो बढ़ना ही है। समझ में आ गई बात। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि चाहे रिटार्डेशन बढ़े घटे या कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज होगी। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। तो देख लो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो रेट जो है ना कांस्टेंटली बढ़ रहा है। देख लो यहाँ पे हर एक में 10 का इंक्रीमेंट आ रहा है। अब पोजीशन को एक बार बहुत ध्यान से देखो, तो ये देखो 125 है। समझ में आ रहा है, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे ये वाला देखो, ये कितना है, 5 मीटर, ये कितना है, 15 मीटर, ये कितना है, 25 मीटर, ये कितना है, 35 मीटर, ये कितना है, 45 मीटर। ठीक रो, समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है बेटा, सब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझोगे। हर एक सेकंड में देख लो यहाँ पे ये 5 है, ये 15 हो गया, ये 25 है, ये 35 है, ये 45 है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर का जो रेशियो है वो ऑड नंबर का रेशियो है।
1:3:5:7 एंड सो ऑन कंटिन्यू। देख रहे हो ना यहाँ पे तुम्हें दिख रही है, 1 सेकंड में 5 में कर गया, अगले 1 सेकंड में 15 गया, ठीक है ना, इसका ट्रिपल, ठीक, अगले 1 सेकंड में 25, इसका 5 गुना, फिर इसका 7 टाइम, इसका 9 टाइम, और अगला क्या होगा 11 टाइम। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ में आ गया? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो ये बात हम नहीं बोल पाते। इसी को गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं। गैलीलियो साहब ने यही बताया था कि अगर एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो डिस्टेंस कवर इन एवरी सेकंड इंक्रीजेज, ठीक है ना, हमेशा इंक्रीज तो होगा ही होगा, और वो जो होगा वो ऑड नंबर के रेशियो में होगा, 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन कंटिन्यू। ठीक, जितनी ऊंचे से फेंकोगे, ठीक, बस जी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान में रखना है। तो क्या ये पूरी कहानी आपको समझ में आई है? दिस वन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू, दिस वन इज द मोशन अंडर ग्रेविटी, दैट इज द बेस्ड पार्ट। समझ में आ रहा है? ये अकेला क्वेश्चन ना तुम्हें बहुत कुछ समझा रहा होगा कि कैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, डिस्टेंस देखो हर सेकंड में इंक्रीज होता जा रहा है, 1 सेकंड में 5 चला, अगले 1 सेकंड में 15, 25, 35, इस तरीके से क्यों हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अब सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर की जाएगी। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो क्या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, ठीक, आपको बस ध्यान में रखना है कि इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है बेटा? तो पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस और भी किए थे हमने। क्लियर? अब जैसे देखो सवाल तो ये है कि अभी हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जहां पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? जरूरी थोड़ी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन अगर वैरी कर रहा है तो फिर कैसे हम लिख सकते हैं? तो आपको पता है, आप जानते हो इतनी बातें, ठीक, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन को लिखा जाता है dv/dt। इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दिस वन इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अनदर मैथमेटिकल ऑपरेशन, और बहुत ही यूजफुल, जो फिजिक्स में तो एकदम थ्रू आउट फिजिक्स आपकी चलती रहेगी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एंड वेक्टर, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है? यहाँ पे फिजिक्स को आप मतलब कंसिडर भी नहीं कर पाएंगे इन इन टर्म्स के बेसिस पे। इन टर्म्स को अगर आपने छोड़ किया है, वेक्टर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो आप फिजिक्स करना भूल लो, फिजिक्स आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि इन 3 टर्म्स का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी फिजिक्स इन्हीं पे डिपेंड कर रही होगी। क्लियर है? आप क्या चीज को लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स, और जब लैंग्वेज ही आपको नहीं आएगा तो फिजिक्स को इंटरप्रेट कैसे करोगे बेटा? बात समझ में आ गई? तो आपको ये आना चाहिए। तो एक्सेलरेशन dv/dt, इसको समटाइम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dv/dx मल्टीप्लाइड बाई dx/dt, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर? देखो को यहाँ पे dx और dx कैंसिल होकर फिर वापस यही आ जाएगा। तो देखो ये इसको बोलते हैं वेलोसिटी, तो ये आ गया v dv/dx। तो एक्सेलरेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन ऑलवेज राइट एक्सेलरेशन एज लाइक दिस। समझ में आ गया? इस तरीके से आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। उसी तरीके से वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। ठीक है? तो वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं dx/dt। क्लियर? x क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन बेसिकली। ठीक, तो पोजीशन, किस रेट से पोजीशन पार्टिकल की चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? तो एक्सेलरेशन का सेंस ही होता है वेलोसिटी का चेंज होना। क्लियर? और वेलोसिटी का सेंस ही होता है पोजीशन का चेंज होना। ऐसा कभी हो सकता है कि पार्टिकल एक ही जगह पर है और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाए? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी है तो भाई को वो आगे मूव करेगा या पीछे मूव करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, पोजीशन तो चेंज होगा ही होगा। समझ में आ गई बात? तो पोजीशन के चेंज को, किस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी के चेंज को, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? और ये बहुत पावरफुल टर्म है, बहुत ही यूजफुल टर्म है। ठीक, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझोगे और इस पे क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे, नीट और जेईई में एकदम भरे हुए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको करना भी है। कुछ नई चीजें आज आप सीख रहे हो। ठीक, इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन करो।
लिख लिया आपने? चल अब इसके ऊपर कुछ बातें करते हैं, जैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सिंपल सिंपल कुछ एक क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, उसको देखोगे बहुत आसानी से। मान लो कि कुछ गिवन है ऐसा, x इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t। मान लो कि ऐसा कुछ गिवन है। x क्या है? टाइम पे डिपेंडेंट, आपको पता है टाइम के साथ साथ एक्सचेंज हो सकता है, तो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है? इस रिलेशन के जरिए। ठीक, आपसे पूछी गई वेलोसिटी बताओ भाई, तो वेलोसिटी क्या होता है? अभी आपने पढ़ा dx/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन का तरीका क्या है? कांस्टेंट को बाहर रखो, t² dt, कांस्टेंट को बाहर रखो, dt/dt। देखो ये ऊपर नीचे सेम, इसको काट दो। ठीक, t² का डिफरेंशिएशन x⁴n का डिफरेंशिएशन होता है x⁴n-1 इंटू n, n इंटू x⁴n-1, जो होता है डिफरेंशिएशन। जस्ट अलाउ दिस। सो 3 इंटू 2, ये पहले 2 बाहर आया, और 2 - 1, तो t का पावर 2 - 1, तो कितना आ गया? ये 6t। ये हो गई हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी को वापस से डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू dt/dt। ये कितना आ गया? 6। देख लो एक्सेलरेशन। अब इस केस में देख लो यहाँ पे ये क्या आ गया? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का सेंस क्या होता है बेटा? कि आप चाहें तो इस इक्वेशन को यूज करें, और चाहें तो आप कांस्टेंट वाला जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा है, एक और है, 4 भी है। ठीक, तो उन चारों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको यूज करके भी कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो ये बात क्लियर हो, यहाँ देख के तो आप पता कर भी नहीं सकते कि ये क्या है, एक्स क्या है। ये मतलब यहाँ से आप देखकर आप ये बता भी नहीं सकते कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है या नहीं। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हाईएस्ट पावर टाइम का अगर 2 है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक, इतना करने की जरूरत नहीं होगी। और एक बार आपको ये बात समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछ किया जाए कि फाइंड द वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड, तो क्या करोगे? आपको पता है एक्सेलरेशन, देखो 2 तरीके हैं। वेलोसिटी आपने निकाल लिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड, तो यहाँ की वैल्यू को डाल दो। 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकंड। ये आपको आता है, समझ में आ गया? इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ 2 सेकंड में, t = 0 से लेके t = 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल कितना मूव किया है, ये सवाल पूछ किया जाए, किसके बीच में निकालना है? t = 0 से t = 2 के बीच में। तो सबसे पहले तो ये समझो t = 0 पे पार्टिकल था कहाँ, प्लेस करके देखो। x यही है ना, तो t = 0 पे x कितना है बेटा? 0। देखो यहाँ 0 रखो, 0 आ गया। और t = 2 पे पार्टिकल कहाँ पे, प्लेस करके देखो। देखो यहाँ पे x = 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, कितना आ गया? 4, 12, 8, 20 मीटर, है ना? क्लियर? तो मतलब 0 पे था, अब कहाँ पे है? 20 मीटर, तो कितना मूव किया? 20 मीटर। ठीक, तो कितना आ जाएगा? x2 - x1, इसको x1 बोल दो, इसको x2 बोल देते हैं। ये कितना, इसी को तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये कितना आ गया? 20 मीटर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डिस्प्लेसमेंट निकाल गया आपने, वेलोसिटी आपको पता चल गई। ठीक, ये भी पता चल गया। अब सोचो ये तो हमने बेसिक रिलेशन से निकाला है। क्लियर है बेटा? अब आपको आपको को पता है एक्सेलरेशन क्या है? देख रहे हो ना यहाँ पे एक्सेलरेशन 6 है, कांस्टेंट है। तो कोई बच्चा इसको चाहे तो कांस्टेंट वाले रिलेशन से भी सॉल्व कर सकता है। कैसे? देखो, बाकी जैसे मान लो कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड पे कितना है, तो हम क्या लिख लेंगे चुपचाप? v = u + at। ठीक, अच्छा u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। t = 0 पे जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड इनिशियल। तो देखो जरा यहाँ पे वेलोसिटी चुपचाप t को 0 प्लेस कर दो, यहाँ पे देखो कितना आ गया? 0। मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 6। कितने पे पूछा गया है? 2 पे। तो देखो कि ये कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकंड। देखो दोनों तरीके से सेम आ गया। ठीक, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी गई 2 सेकंड में, तो क्या लिखोगे? s = ut + ½ at², ऐसे लिखोगे ना? तो u देखो आपको पता है 0 है, हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? 6। 2 सेकंड में आपसे पूछा गया, तो 2 का इसको जरा सॉल्व करके देखो। देखो तो ये कितना आ गया? सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, बता दो कितना आ गया? 12 मीटर। इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसने।
समझ में आ गया? क्लियर है बेटा यहाँ पे? ठीक है, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब चलो कुछ और नए क्वेश्चन पे चल के। अब देखो, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देता हूँ, बढ़िया सा एक अच्छा सा क्वेश्चन, कि वेलोसिटी गिवन है कुछ ऐसे, क्या लिख दूं, 2t-4, ऐसा मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। इतने देर में आपको बताना है कि पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, डिस्टेंस। क्लियर? तो अगर आपने ऐसे सॉल्व किया कि मान लो जैसे कि कोई ये वेलोसिटी है, हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन नहीं पता, क्लियर, बट क्या इसको देख के आप बता सकते हो कि एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट है? बताओ बताओ, क्या बता सकते हो आप? बिल्कुल, देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक, खैर इतना सोचना भी नहीं है, हम इसको बेसिक टर्म पे करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो, अगर हम देखो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt इज इक्वल टू 2t-4, ये है। dt को वहां लेके जाओ तो dx कितना आ गया, 2t-4 मल्टीप्लाइड बाई dt। इसको इंटीग्रेट करो। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जब आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो x जो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट देता है, x डिस्टेंस नहीं देता, x क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो और क्या जरूरी है कि हर केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाए? ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को, जैसे मान लो कि आप यहाँ से घर गए, ठीक है ना, समझो मतलब घर से आप मार्केट गए और वापिस घर पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 क्योंकि आप जहां चले थे वही वापिस आ गए। लेकिन डिस्टेंस इज जो यहाँ से मार्केट का डिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि आप आए भी हो। समझ में आ गया? तो डिस्टेंस जरूरी नहीं कि 0 हो, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक, आप सोचो यहाँ से मार्केट गए और वापसी लौटे हुए मैं अपने दोस्त के यहाँ चले गए, तो मैं पूछूं कि अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली आपके और आपके फ्रेंड के दोस्त के बीच, मतलब आपके फ्रेंड के बीच का गैप हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ से मार्केट एंड फिर मार्केट से आपके दोस्त के बीच का गैप पूरा का पूरा। ठीक, so there is a difference between distance and displacement, always keep in mind। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है? सो डिस्टेंस निकाल के वक्त थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया डायरेक्टली तो वो तो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या कोई इंसेक्ट, जो भी टाइम इंटरवल हमारा गिवन है, क्या इसके बीच में कहीं भी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई है? इसका मतलब पार्टिकल क्या रुका है कहीं भी? तो वो चेक करते हैं। तो पार्टिकल की वेलोसिटी देखो कि 0 कब होगा, वेलोसिटी 0 कब होगा, इसको 0 प्लेस करो, इसका मतलब 2t-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। अब ये पंगा हो गया, इसका मतलब कि पार्टिकल जो है 2 सेकेंड पे रुका है। ठीक, और फिर उसके बाद क्या होगा, रुक कर वो वापिस आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन देखो, अगर इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, डिफरेंशिएट करो, इसके कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। समझ में आ गया? क्लियर है? इसका मतलब देखो, आप बहुत ध्यान से समझोगे, इसको मैं बेसिकली यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो एक्सेलरेशन कितना है, 2, तो इधर को हो गया 2 मीटर पर, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इतना है। अब सोचो कि जहां पे पार्टिकल जहां पे भी था, ठीक, ये इसकी पोजीशंस मैं ऐसे लोकेट कर रहा हूँ। वेलोसिटी देखो को जरा इनिशियल कितना था, t को 0 प्लेस कर दो तो वेलोसिटी देखो -4 आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल ना इधर की तरफ भाग रही है। ये t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन था, एक्सेलेरेशन कितना, एक्सेलेरेशन को ये हो गया, वेलोसिटी कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पार्टिकल इधर गया, देखो एक्सेलेरेशन उल्टा है, मतलब कहीं जाकर वो यहाँ पे रुका है। यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई है, 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक गई है। मतलब ये टाइम कौन सा है, 2 सेकंड। अब अगले 1 सेकंड में क्या होगा, ये रिटर्न होकर कहीं इधर को आएगा, यहाँ पे आएगा। और अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया सीधा यहाँ 1 से 3 लिख दिया,
तो ये जो आंसर आएगा ना वो ये वाला गैप निकाल करके देगा आपको। डिस्प्लेसमेंट तो यही है बेटा, देखो इनिशियल पोजीशन यही, फाइनल पोजीशन ये, तो दोनों के बीच के सेपरेशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रेट करके ही आपको ये डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर। लेकिन अपने को निकालना क्या है, डिस्टेंस। अब ये को पंगा हो गया, तो डिस्टेंस कैसे निकाले, क्योंकि ये पूरा प्लस ये पूरा अपने को निकालना है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, नीट में को बहुतों बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेई में भी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना कि देखो ये जब रिटर्न होगा तो आपको डिस्टेंस, और एक चीज याद रखना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। समझ में आ गया। तो कभी भी जब भी जिस जिस पोजीशन पे, जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 हुई है, ठीक, समझ में आ गया, इसको ना ब्रेक कर दो, ऐसे इसको ऐसे लिखो। देखो t इक्वल टू कितने पे 0 हुआ था, 2 सेकंड पे, तो इसको 1 से 2 लिखेंगे, 2t माइनस 4 इंटू dt, और इसको मॉडुलस लिखेंगे। मॉडुलस का मतलब क्या है बेटा, देखो ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या आप -10 किलोमीटर चल सकते हो, कभी नहीं। ठीक, समझ में आ गई बात। तो कभी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए मैंने ये मशीन डाल दी इसके अंदर कि अब ये नेगेटिव आए भी तो ये उसको पॉजिटिव कर दे। क्लियर। तो ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा निकल कर आया, यहां से यहां तक प्लस। अब क्या करेंगे, 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। जब इसको वापस से इंटीग्रेट करोगे, 2t माइनस 4 इंटू dt। ठीक, इसको इंटीग्रेट करो, फिर मॉडुलस ले ले रहे हैं। ठीक, ताकि डिस्टेंस है ये, तो इन दोनों को हम सिंपली अब इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आया आपको, क्या बात क्लियर हुई है बेटा। बहुत क्लियर करना है इसको। देखो मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या, इसमें थोड़ा सा माइंड अप्लाई किया। एक इसको बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो कि वो फाइंड कर लो कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, अल्टीमेटली आप यही करोगे। ठीक, और फिर यहाँ से यहाँ जाने का पता कर लोगे कितना डिस्टेंस है, मतलब 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, फिर ये करोगे। क्लियर है। लेकिन एक झंझट आपके दिमाग में आ जाए, हो सकता है कि कहीं एक नेगेटिव आ जाए, दूसरा पॉजिटिव आ जाए, तो फिर आप लोग, आपके दिमाग में इतनी बातें नहीं चलेंगी कि नेगेटिव को हटाना भी है, रिप्लेस भी करना है। समझ में आ गया। इसलिए क्यों ना हम एक ऐसा मेथड ही निकाल लें जहां पे हमें ये इस नेगेटिव के टर्म को सोचने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, तो ये मॉडुलस अपने आप उसको एडजस्ट कर देगा, अगर नेगेटिव आया तो उसको प्लस बना लेगा। क्लियर, मॉडुलस का तो यही काम है। तो देखो मैंने किया क्या कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले वो टाइम निकालो जो टाइम, जिस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई है। और अगर क्वेश्चन में जो पूछा गया, जिस टाइम इंटरवल के बीच में पूछा गया है, अगर वो वाली टाइम जिसपे वेलोसिटी 0 हुई है इसके बीच में लाई किया है, तो इंटरवल्स को वैसे ब्रेक कर लो। इनिशियल को जहां वेलोसिटी 0 हुई, फिर जहां वेलोसिटी 0 हुई तो फाइनल। समझ में आ गया। दोनों का मॉडुलस लिखो एंड इसको इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जेई में कोई स्पेशली इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ताकि बच्चे को कंफ्यूज किया जाए। समझ में आ गया, क्लियर है, एक बार नोट कर लो जरा। लिख लिया। अब देखो, चलो अगले टाइप पे चलते हैं। इसमें तो देखो ये क्या गिवन था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस पे और डिटेल क्वेश्चन जो है हम लोग क्लासेस में करेंगे। ठीक, मैं बस एक पैटर्न आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक मैंने आपको बता दिया, आपने एक बार देख लिया, पहला पार्ट देख लिया था, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, याद करो एक्स वाला रिलेशन एक बताया था, वो वाली भी आपको आ गई। दूसरा पैटर्न आपने देख लिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हूँ। समझ में आ गया। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तब भी आप लिख सकते हो, अभी वाला क्वेश्चन जो था बिल्कुल उसी तरीके से था। समझ में आ गया। अब सवाल ये है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, एक्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है। ठीक, ये 4 वेरिएबल है। अब 4 में से किसी भी 2 को लेके आपके सामने क्वेश्चन रख किया जाएगा। ठीक, जिसमें से 2 वेराइटी ऑलरेडी हमने देख लिया, एक्स और टी में और वी और टी में। क्लियर। और क्या क्या हो सकता है, एक्स एंड वी में। ठीक, अगर मान लो कि ऐसा कुछ है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। चलो एक एक करके सब कुछ देखें। ठीक, पहला हमने कर लिया ये पैटर्न, दूसरा पैटर्न कर लिया, अब तीसरा पैटर्न कौन है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो मान लो क्वेश्चन ऐसा कुछ गिवन है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मान लो कि ऐसा कुछ गिवन है, कुछ भी किया जा सकता है। समझ में आ गया। तो v इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। अब हमें डिफरेंट चीजें बतानी है, मतलब बतानी है एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाए,
डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाए, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसी चीजें। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जब भी आपको वेलोसिटी गिकी और यहाँ पे एक्स गिके, तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई गिकी, होता है ना। तो देखो इसको तुरंत कैसे लिख लेना, डी एक्स बाई गिकी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब जो सिमिलर वाले टर्म्स है, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, तो एक्स वाला जो टर्म है इसको यहाँ लेकर आ जाओ, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखो डी की आ गया, हो गया, काम हो गया अपना, ठीक। डी की एक तरफ हो गया, एक्स वाले एक तरफ हो गए। अब एक्स को डी से आजाद करना है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस, तो इंटीग्रेट मारो दोनों तरफ, क्लियर है। यहाँ पे मान लो कि ये क्वेश्चन गिवन था, इसमें गिवन था कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे थी वेलोसिटी, उसकी 0 की ऐसे भी देख रहे हो, x को 0 प्लेस करोगे तो वेलोसिटी 0 ही आएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो t इक्वल टू 0 पे देखो पोजीशन क्या था, कहाँ गया 0, मान लो किसी टाइम पे पोजीशन x था, क्लियर। अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन, देखो एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऊपर लेकर जाओगे तो एक्स का पावर -2, और आपको पता है कि x2 का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, धीरे धीरे मैं इसके साथ आपका रिवाइज भी करवा रहा हूँ, n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये होता है इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, लिमिट क्या है 0 टू x, ये देखो ये क्योंकि आ गया, क्लियर। अब इसको जरा प्लेस करो, देखो ये माइनस आ गया, और देखो -2 + 1 -1 होता है, तो x नीचे आ गया, ये आ गया -1/x, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पे। अब जैसे देखो ये 0, अब जैसे मान लो कि इक्वल, ऐसा मत मानो कि इक्वल टू 1 से पे मान लो कि इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा है, कि इक्वल टू 1 पे एंड x पे। अब देखो देखो ये क्या आ गया -1/x, और क्या आ जाएगा माइनस, ये 1 है, ये +1 हो जाएगा इक्वल टू t, x सॉल्व करो, x कैसे सॉल्व करे, कैसे करे, तो देखो यहाँ पे इसको उधर ले, एक काम करो इसको उधर ले जाओ, 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - t, तो x कितना आ गया 1/1 - t, ये आ गया हमारा x, देखो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो, इसको ऐसे भी लिख देते हैं या फिर ऐसे भी लिख देते हैं, कोई सा भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम आ गए, बेसिक काम क्या था कि अगर x के टर्म में ये लिखा हुआ है तो आप उसको क्या करो, पहले सबको एक तरफ करो, वेलोसिटी को dx/dt लिखो, x को एक तरफ करो एंड इंटीग्रेट कर लो, समझ में आ गई बात, क्लियर है बेटा, ठीक। देखो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे कर लिया हमने, समझ में आ गया। तो देखो ये तीसरा फॉर्मेट भी हमारा कंप्लीट हो गया, कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या कहता है, जैसे ये तीसरा फॉर्मेट हो गया, मान लो कि चौथा फॉर्मेट मैं ऐसे लिख दूं कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, तो वो क्या करेंगे, सवाल ये है, तो जैसे ही एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, तो देखो इसको क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को लिख देंगे ऐसे v dv/dx, अच्छा इसको dv/dt क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ x था और एक्सेलरेशन यहाँ dv/dt आ जाएगा, एक साथ तीन वेरिएबल आ जाके, याद रखना तीन वेरिएबल वाला काम हम नहीं कर सकते, दोनों तरफ सिर्फ दो ही वेरिएबल होना चाहिए, क्लियर। तो इसीलिए मैंने ये लिखा fx, अब ये कितना आ गया v dv इज इक्वल टू fx मल्टीप्लाइड बाई dx, ऐसा आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आ गया, रिपीट फॉर्मेट थर्ड, इसके पहले यही वाला था ना, इसको रिपीट कर दो, मतलब यहाँ से चलकर हम यहाँ पहुंच गए। अब इसके बाद तो आपको आता ही ये करना, वो तो आप कर ही सकते हो, समझ में आ गई बात। तो देखो हर क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है बेटा, ठीक। अगर मान लो, जैसे मान लो ये बात समझ में आ गया, ये कैसे करेंगे, अब जैसे और देखो, अगर ये तो हो गया फोर्थ फॉर्मेट, एक फिफ्थ फॉर्मेट ले लेते हैं, एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर गिवन होता तो क्या करते, तो क्या लिख देते, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ वी गिवन है, तो इसको लिख लेते dv/dt इज इक्वल टू एफ ऑफ वी, क्लियर। अब वेलोसिटी वाले को एक तरफ कर लो, इज इक्वल टू dt, वापिस से इंटीग्रेट करो इसको, तो देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अब देखो वेलोसिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टाइम,
सेकंड फॉर्मेट रिपीट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक, आपको बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ में आना चाहिए। अगर ये बात समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हम किसी भी फॉर्मेट में हो हम आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 फॉर्मेट हो गए। ठीक, छठा फॉर्मेट और कौन सा हो सकता है? बताओ बताओ। जैसे 4 थे ना, एक्स, वी, ए एंड टी, इनसे कितने पेयर बन सकते थे? इससे स्टार्ट करो 3 पेयर, इससे स्टार्ट करो 2 पेयर, 5, और इससे स्टार्ट करो 1 पेयर, 6 पेयर बन सकते थे, जिसमें से 5 हमने देख लिया। एक क्या रह गया है? बताओ बताओ। देखो कहीं भी कुछ है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रह गया है। ठीक, अगर 6 फंक्शन है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो क्या कर लेंगे? देखो ये सब हमने कर लिया, देख रहे हो ना, ये सब हम अच्छे तरीके से जान के कि आखिर क्वेश्चन अगर इन पे बेस्ड होगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब जैसे देखो, मान लो कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को कैसे लिख लेंगे? dv अपॉन dt इज इक्वल टू ft। क्लियर? तो dv कितना आ गया? ft मल्टीप्लाइड बाई dt। अब इंटीग्रेट कर दो, तो देखो जैसे इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, फिर वापिस यही रिपीट। देख रहे हो ना, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक, एक ही तरीका है। ठीक, बस आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपको मिल जाए ना, वो सारे क्वेश्चन कर दो। ठीक, ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है जो कि आपको सॉल्व करना नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया? अब जैसे देखो, मान लो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, हम जिस क्वेश्चंस के पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। डिटेल्ड एनालिसिस जो 11 का होगा वो हम क्लास में करेंगे। ठीक, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी तो उसके बेसिस पे हम करेंगे। ठीक है, अब देखो हम जस्ट एक फॉर्मेट बता रहे हैं ताकि हर तरीके के बच्चे को ये, ठीक है, हर तरीके के बच्चे को यहाँ से अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्लियर है बेटा? अब चलो देखो और समझो। एक टर्म आता है रिएक्शन टाइम। जैसे मान लो कि होता क्या है कि जब आप अपने व्हीकल पे होते हो, मान लो कि व्हीकल पे हो आप और अचानक से जरूरत पड़ी ब्रेक लगाने की, तो ऐसा थोड़ी है कि आप देखते ही ब्रेक पे अप्लाई कर देते हो। ठीक, एक सम टाइम, कुछ माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड जो बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है वो माइक्रो मिली सेकंड में अटेम्प्ट कर देता है। ठीक, और जिसको जो कि रिएक्शन, जिसकी रिएक्शन टाइम थोड़ी सी अलग है, 1 सेकंड है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने कि एक ट्रक है, मान लो कि एक ट्रक है हमारे पास, ये मूव कर रहा था क्या मान लिया जाए 90 किलोमीटर पर आवर से, इतनी स्पीड से मूव कर रहा था। क्लियर? अब अचानक से हुआ क्या कि यहाँ जो ट्रक ड्राइवर है, ये जो यहाँ पे बैठा है, जो ट्रक ड्राइवर है, ठीक, उसको अचानक से दिखा क्या कि उसको ब्रेक लगाना है। ठीक, सामने कुछ आ गया, कोई भी जानवर वगैरह आ गया या कुछ भी हो गया नहीं, ठीक, ठीक, उसको ब्रेक अप्लाई करना है। ठीक, लेकिन उसको ब्रेक अप्लाई करने में 1 सेकंड लग गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि जो ब्रेक अप्लाई करने के बाद इसकी रिटार्डेशन जो है, मतलब ब्रेक का मतलब क्या होता है कि आप वेलोसिटी को क्या कर रहे हो, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक कांस्टेंट रिटार्डेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है ना? आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन को माइनस के साथ लिखते हैं, ये आपको पता है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना हो गया, इतना शार्प उसने ब्रेक अप्लाई किया। क्लियर है? ठीक, इसको थोड़ा कम करके, थोड़ा कम कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 5। ठीक, क्योंकि अगर इतना ज्यादा हो जाएगा तो वो पता चला कि ट्रक जो है ना उलटेगी। ठीक, ऐसा भी हो क्योंकि ये काफी हाई स्पीड में अच्छा एक काम करते हैं, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 5/18 कर लो, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। इतनी उसकी वेलोसिटी है। ठीक, और ये बोला गया है कि इसका जो रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड। मतलब इसको जब दिखा उसके 1 सेकंड बाद इसने ब्रेक अप्लाई किया। ठीक, तो आपसे पूछा गया कि जिस समय ड्राइवर सॉरी, जिस समय ड्राइवर ने देखा
और जिस समय गाड़ी रुकी उसके बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। मान लो कि यहाँ पे आकर फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ट्रक रुक गई। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक, तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसान है बिल्कुल, क्वेश्चन क्या करते हैं कि अच्छा इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, रिटार्डेशन इतना है, क्लियर, और उसने पूछा है रिएक्शन टाइम, उसके दिमाग में आएगा ही नहीं, उसको बस ये दिखेगा कि अच्छा रिटार्डेशन इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है। ठीक, तो कितना दूर जाकर यहाँ रुका, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, वो तुरंत वो क्या करेगा, एक्स निकाल देगा बाय यूजिंग रिलेशन यूटी प्लस हाफ ए की स्क्वायर। हालांकि इसको टी मालूम नहीं है तो बेकार है ये इक्वेशन यूज करना, वो ज्यादा बेहतर है कि वो ये यूज करे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्लियर, अब उसको पता है कि यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल इतना है 25 का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन कितना है -5 इंटू एस निकालना है अपने को। तो ये कितना हो गया, एस इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाई 10 62.5 मीटर। ठीक, और उसका आंसर आ गया, उसने आंसर निकाल भी दिया। और जब क्वेश्चन ये जेई में नेट में होगा तो वो आपसे ये पहला ही ऑप्शन ये किया जाएगा। ठीक, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, देखो कितना आसानी से सॉल्व कर लिया हमने। ठीक, लेकिन आप एक चीज भूल गए हो, वो रिएक्शन टाइम। उसको 1 सेकंड भी तो लगा, 1 सेकंड भी इसको लगा है रिएक्ट करने में, तो क्या उतने देर तक गाड़ी उसका मतलब ये जो ट्रक है वो रेस्ट पे खड़े होकर इंतजार कर रही होगी कि नहीं ड्राइवर जब ब्रेक मारेगा तभी हम रुकेंगे या तभी हम रिएक्ट करेंगे। वो तो भाई 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। ठीक, और एक जब दिखा उसके 1 सेकंड के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो 1 सेकंड में तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर दिया होगा ना। तो आपसे तो टोटल डिस्टेंस पूछा गया था कि जब देखा गया ब्रेक अप्लाई करने को, मतलब ऐसा दिखा सिनेरियो कि ब्रेक अब अप्लाई करना है। ठीक, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना दूर गया। ठीक, मतलब देखने से रुकने के बीच का आपको डिस्टेंस बताना था, तो आपने तो वो निकाला जहां पे ब्रेक अप्लाई किया गया एंड उसके बाद जो डिस्टेंस कवर की गई है। ठीक, तो आपको ये भी पता है कि ब्रेक अप्लाई कितने देर बाद की गई है, 1 सेकंड। ठीक, और 1 सेकंड में तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर दिया होगा, समझ में आ गई बात। अब वो डिस्टेंस कितना है ये भी तो निकालना है। तो इन 1 सेकंड इसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम, इन 1 सेकंड। ये करो ना, कोई एक्सेलरेशन नहीं है उस समय क्या, ये देखो ये जो एक्स आपने निकाला है ना, वो ये बेसिकली निकाला है, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया है, यहाँ एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस आप भूल गए हो निकालना। ठीक है, ये रिएक्शन टाइम वाला है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, 0 है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो उसमें ये जो इसको आप x1 बोल दो, ये x1, ये क्या हो गया, ये x1 हो गया बेसिकली 62.5 मीटर। हम अब x2 निकालने जा रहे हैं, इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक्सेलरेशन 0 है, तो x2 कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितने की 25 इनटू टाइम कितना लगा 1, तो 25 मीटर। समझ में आ गया। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 62.5 आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक प्लस कितना था 25 मीटर। ये कब था, ड्यूरिंग 1 सेकंड, इतना लेट उसने अप्लाई किया था। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इसलिए बहुत ध्यान से आपको इसको कर भी लेना है। क्या ये सब कुछ समझ में आ गया है, कमेंट में हाँ या ना तो जरूर लिखना। क्लियर, एक बार देखना जरूर, लिखो। बेटा क्लास की जो टाइमिंग है वो है 12 to 1 o'clock, और ये फिजिक्स की क्लास है, काइनेमेटिक्स चल रहा है इसमें, मोशन इन 1D एंड 2D मैं कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ। लिख लिया बच्चों। तो क्या ये पूरी बातें समझ में आई, रिएक्शन टाइम पे बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया। बहुत अच्छे सवाल बनते हैं बेटा, बहुत बढ़िया सा सवाल। ठीक, आप कभी भी इसमें अक्सर बच्चों के दिमाग होते क्या है ना कि जब आप क्वेश्चंस करने बैठ रहे होते हो तो क्वेश्चन करते वक्त ना अक्सर आपके माइंड में कुछ बातें स्किप कर जाती हैं। ठीक, जैसे ये रिएक्शन टाइम, ये बहुत छोटी सी चीज है, इसलिए बहुत कंसंट्रेट रहना होता है।
कि ये चीजें ना हमारे दिमाग में नहीं है, हमें को बस यही पता रहेगा, दिमाग में रहेगा कि ब्रेक अप्लाई किया और जब पार्टिकल रुका कितना डिस्टेंस का, बस वो ये रहा, ठीक। लेकिन हम ये भूल गए कि हमने देखा कि अब ब्रेक लगाना चाहिए, और देखने और ब्रेक लगाने के बीच में 1 सेकंड का एक गैप भी है। उस 1 सेकंड में ट्रक रुकी नहीं होगी, वो तो ट्रैवल कर रही होगी कॉन्स्टेंटली। समझ में आ गई बात? तो वो जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी तो हमें अप्लाई करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब आपने देखा कि ब्रेक अप्लाई करना है और जब बस रुका या ट्रक रुका, उसके बीच का पूरा सेपरेशन बताओ, ठीक। और हमने क्या बता दिया, सिर्फ ये ब्रेक अप्लाई करने के बाद, ठीक। इसका जरा ध्यान रखना, ये रिएक्शन टाइम पे बेस्ड बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कुछ क्वेश्चंस लाइक दिस, कुछ गुब्बारे वगैरह वाले क्वेश्चंस आते हैं, हॉट एयर बलून्स वगैरह वाले। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि मान लो कि ये हमारे पास एक हॉट एयर बलून है। हॉट एयर बलून देखा होगा तुम लोगों ने, घुमा भी होगा इसके ऊपर, ऐसे इसके अंदर लोग बैठ के घूम रहे होते, ठीक है, ऐसा हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना बेटा, जब एक्सेलरेशन दे दिया जाए तो अब आपको जी कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि उसने सब कुछ कंसिडर करने के बाद ये दे दिया है। एमजी नीचे लगा, इसने भी एक अपवर्ड थ्रस्ट ऊपर की तरफ अप्लाई किया होगा, दोनों ने आपस में एडजस्ट करके एक्सेलरेशन को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया है, ठीक। तो आपके माइंड में सिर्फ यही होना चाहिए, एमजी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो क्वेश्चन ये बोला गया कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आफ्टर 5 सेकेंड हमने यहाँ पे, जो हम यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे आराम से हम यहाँ पे खड़े हैं, इसके ऊपर ऐसे खड़े हैं, ये बलून ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप कर क्या रहे हो कि 2 सेकेंड थोड़ा कम हो गया, चलो इसको 5 सेकेंड मान लेते हैं, t इक्वल टू सेकेंड पे ये कहीं बलून ऊपर की तरफ होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपने क्या किया, एक बॉल को या कोई भी स्टोन को आपने उस बलून के रिस्पेक्ट में रेस्ट से छोड़ दिया, तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा वापिस से इस सरफेस पे आकर हिट करने में। कितने देर बाद वो जो स्टोन जो आपने छोड़ा है वो आकर अर्थ को हिट करेगा। मोशन इज अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, याद रखना, मतलब स्टोन जो मूव कर रहा है वो अंडर का ग्रेविटी, क्लियर। और एयर का इफेक्ट इग्नोरेबल है। तो सबसे पहले तो हम ये जान ले कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे इस बेचारे ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और उसकी स्पीड क्या है, इतना पहले हमारा जानना जरूरी है, देन उसके बाद क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड में ये कितना ऊपर गया है ये चेक करते हैं। मान लो कि यहाँ पे पहुंच गया, तो ये वाली हाइट निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एयर बलून जो है वो कुछ यहाँ पे है, एयर बलून जो है ना कुछ यहाँ पे है, तो ये वाली हाइट हम निकाल रहे हैं, ठीक। पहले ये वाली हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये h5 कर लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी क्या है वो भी निकाल लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये बहुत जरूरी है बेटा, क्लियर। क्यों जरूरी है अभी पता चलेगा, तो पहले को निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए की, आपको पता है मैंने आपको सब कुछ बताया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम रिलेशन आसानी से यूज कर सकते हैं। देखो पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर, तो ऊपर पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो सब कुछ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। v इज इक्वल टू यू कितना था, देखो रेस्ट से छोड़ा था हमने, एक्सेलरेशन कितना था 2, टाइम कितना लगा 5, मतलब इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा इस पोजीशन पे, ठीक है। ये टाइम कितना लगा बेटा, ये देखो ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 5 सेकेंड, ओके क्लियर। अब इतने में डिस्टेंस कितना कवर किया तो निकाल लो, h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ ए की स्क्वायर, एस लिखते हो ना तो एस क्या हो गया, एच हो गया, यू कितना है 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, हाफ एक्सेलेरेशन इज 5 टाइम इज सॉरी एक्सेलेरेशन इज 2 टाइम इज 5 स्क्वायर, क्लियर। तो 25, ये तो गायब हो गए, तो ये कितने हो गए 25 मीटर, इतना ऊपर हो गया यहाँ से, मतलब 25 मीटर ऊपर। अब 25 मीटर ऊपर से, अब देखो ये मेन जो पार्ट था ना इसका हमने खत्म कर लिया, अब जो सवाल शुरू होता है यहाँ से होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यहाँ पे जैसे पहुंचे हमने स्टोन को छोड़ दिया। अब सोचो कि कोई पर्सन अगर यहाँ ग्राउंड पे खड़ा हो मान लो, और तुमने वहां से छोड़ा, तो उस स्टोन की वेलोसिटी तुम्हें क्या नजर आएगी, वही नजर आएगी ना जो बलून की वेलोसिटी थी।
अरे बलून जितने से ऊपर जा रहा होगा स्टोन को छोड़ के तुम्हें दिखेगा कि स्टोन जो है ना पहले ऊपर गया। बहुत अगर तुम बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो तो तुम्हें दिखेगा कि पहले वो स्टोन ऊपर गया फिर उसके बाद नीचे गिरा। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप बलून से जब ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हो तो स्टोन ने बलून की स्पीड गेन कर ली है। ठीक, और ये होना भी चाहिए, नेचुरल है। किसी भी व्हीकल से आप किसी भी चीज को जैसे ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपने देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी खिड़की से जब छोड़ोगे तो देखना वो पहले वो ट्रेन के साथ आगे को जाता है फिर अचानक से पीछे भागता है। होता है ना? क्यों? क्योंकि उसने आपकी वेलोसिटी गेन कर ली है, मतलब ट्रेन की वेलोसिटी गेन कर ली है, और ये नेचुरल है, होना चाहिए ये। क्लियर? तो बिल्कुल याद रखना, किसी भी मूविंग फ्रेम से अगर ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे वो उसकी वेलोसिटी गेन कर लेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओके, इतनी बात समझ आ जानी चाहिए। तो अब इसकी कहानी तो खत्म हो गई। अब यहाँ से असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ कि स्टोन जो आपने छोड़ा उस स्टोन की वेलोसिटी इतनी ही होगी, तो वो वेलोसिटी कितनी आ गई थी हमारी? आगे कुछ अभी निकाला था हमने 10 मीटर पर सेकंड, इतना आ गया। और ये एच की वैल्यू कितनी आ गई थी? 25 मीटर। अब ये कैसे चल, ऐसे गिरेगा यहाँ पे। तो अब ये पूरा का पूरा टाइम अपने को बताना है। ठीक है, सोचो ये इनिशियल। अब इसके पहले ये क्या हुआ था ना, इसका काम खत्म हो गया, ये इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर जा रहा है, तो ये लॉन्चिंग पॉइंट होगी। ऊपर के डायरेक्शन में अब क्या हो गया? हमारी पॉजिटिव। क्लियर? देखो पार्टिकल यहाँ पे है, फाइनली यहाँ पे पहुंचा, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? यही है ना? देखो ऊपर को पॉजिटिव, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे तो -25, तो हमारी एस कितनी होगी? -25 मीटर। यू कितना है? +10 मीटर। प्लस क्यों लिखा बेटा? क्योंकि पार्टिकल ऊपर को जा रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है? -g। क्लियर है? अब इतना हमें पता है तो हमें निकालना क्या है? टाइम। तो हम क्या लिख देंगे? f इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। क्लियर? तो s कितना है? देखो -25 इक्वल टू u कितना है? 10 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलेशन -10 लिख दू मैं, g की वैल्यू -10 इंटू t²। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ये आ गया 10t, ये आ जाएगा -5t², -25, ये आ जाएगा, सबको एक तरफ कर लो, इतना -10t -25 इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, t² -2t -5 इज इक्वल टू 0। अगर ये फैक्टराइज हो जाए तो फैक्टराइज कर लेना, और अगर नहीं हो तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कर लेना। टाइम की दो हो नहीं सकता, इसलिए आप उसको इग्नोर कर देना, पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसिडर कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्या पूरा का पूरा समझ में आ गया है आप लोगों को? काइनेमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक, सिर्फ ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन और v इक्वल टू dv/dt या v dv/dx एंड a इज इक्वल टू dv/dt, पूरी कहानी आपको बोल रही होती है। ठीक है, तो इतना अच्छे तरीके से आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब कल की क्लास में मिलेंगे, टाइमिंग हमारी यही है। ठीक, तो याद रखना, फिर कल की क्लास में अब इसको हम थोड़ा और आगे की तरफ लेके चलेंगे, अब मोशन इन 2 डायमेंशन में लेके चलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें, अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।